चैप्टर नंबर 14 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। तो 14वें अध्याय का नाम क्या है? द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। इसमें हम उपक्रम के बारे में जो चिकित्सा के प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है द्विविध उपक्रमणीय में कि उपक्रम जो होते हैं संतर्पण है, एक अवतर्पण है। ठीक है, द्विविध मतलब कि दो, द्विविध उपक्रमण। तो दो उपक्रमण है, संतर्पण और एक अवतर्पण। अगर हमने रोगी का भृंगण करना है तो उसका संतर्पण करेंगे, अगर हमने रोगी का लंघन करना है तो उसका अवतर्पण करेंगे। ठीक है, अब जो संतर्पण कर्म होता है, मतलब संतर्पण उपक्रम होता है जो भृंगण करता है, उसमें जो द्रव्य का प्रयोग होता है वो पृथ्वी और जल प्रधान द्रव्य होते हैं। क्योंकि हमने भृंगण कर्म करना है तो हमें ऐसे द्रव्य चाहिए जिसमें गुरु गुण हो, तो पृथ्वी और जल प्रधान द्रव्यों से हम संतर्पण करते हैं। और स्नेहन कर्म, स्तंभन कर्म जो है ये संतर्पण के अंडर आता है। अवतर्पण कर्म में क्या होता है? अवतर्पण होता है लंघन। ठीक है, अब लंघन कराना है तो ऑब्वियसली हमें द्रव्य भी वैसे चाहिए होंगे जो लघु गुण वाले हों, जैसे कि वायु, अग्नि और आकाश प्रधान द्रव्य हमें चाहिए होते हैं अवतर्पण कर्म करने के लिए। और इसमें स्वेदन और रूक्षण कर्म जो है अवतर्पण के अंडर आते हैं। तो संतर्पण में पृथ्वी और जल प्रधान द्रव्य, ठीक है, स्नेहन और स्तंभन कर्म आते हैं संतर्पण में। अवतर्पण में वायु, अग्नि, आकाश प्रधान द्रव्य, स्वेदन और रूक्षण जो कर्म है वो अवतर्पण में आते हैं। ठीक है, लंघन के भेद कितने होते हैं? लंघन के भेद जो हैं वो दो होते हैं, एक है शोधन और एक है शमन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबने अलग भेद बताए हैं। वाग्भट जी ने बताया है कि लंघन के दो भेद होते हैं, शोधन और शमन, जिसमें शोधन 5 प्रकार का होता है और शमन 7 प्रकार का होता है। ठीक है, शोधन 5 प्रकार का होता है, शमन 7 प्रकार का होता है। एंड अब हम पढ़ेंगे जैसे शोधन है 5 प्रकार का, वो कौन सा है? निरूहन, वमन विरेचन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण। निरूहन, वमन विरेचन, शिरोविरेचन, रक्त मोक्षण। इसी तरह से आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो नोट्स छोटे छोटे होते हैं ना, आपके चिट्स बना के आप सामने अपनी वॉल पे चिपकाते हैं या अपनी अलमारी में चिपकाते हैं, तो उसमें ये लिख लीजिए कि शोधन 5 हैं, वो ये हैं, एंड शमन 7 हैं। पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्याम, आतप, मारुत। ठीक है, पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्याम, आतप, मारुत। इसमें मेनली आपको संख्या पूछी जाती है। ठीक है, शोधन 5 है, शमन 7 है। भृंगण जो द्रव्य होते हैं वो ऑब्वियसली कफ को बढ़ाते हैं एंड वात पित्त दोष का शमन करते हैं। संतर्पण योग्य रोगी, अब देखना भी पड़ेगा किस तरह के व्यक्ति को, किस तरह के पेशेंट को, किस तरह के रोगी को संतर्पण करवाना है या किस तरह के रोगी को अवतर्पण कराना है। तो संतर्पण योग्य रोगी कौन से होते हैं? जिनका वेट लूज हुआ होता है, कर्षित होते हैं, जो शोक में होते हैं, मद स्त्री सेवन करते हैं, सूतिका हो गई, बाल, वृद्ध, गर्भिणी, उड़य शत, क्षीण, अधय शत। तो ये सारे रोगी जो हैं संतर्पण योग्य होते हैं। अब संतर्पण क्रिया के उपादान, मतलब कि कौन से द्रव्य हम प्रयोग करेंगे संतर्पण कर्म करने के लिए, तो इसमें आता है मांस रस, क्षीर, सर्पी, अभ्यंग, स्नान। स्नान भी देखिए भृंगण करने का कार्य करता है, संतर्पण में आता है। और फिर शैया सुख मतलब सोना, तो ये सारे संतर्पण में आते हैं। नेक्स्ट है कि अवतर्पण योग्य। ठीक है, अवतर्पण यानी कि लंघन के योग्य रोगी कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है कि ज्वर के रोगी, ठीक है, आम के रोगी, मतलब जिनको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको मना किया जाता है कि जब तक पहले का खाना ना डाइजेस्ट हो जाए, ना पच जाए, तो आप फर्दर जो है खाना नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो आम के रोगी होते हैं, जो ज्वर के रोगी होते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो ज्वर की संप्राप्ति है उसमें क्या होता है कि जो पित्त है अपने स्थान से निकल के पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे रोगी के शरीर का ताप बढ़ता है और फीवर बढ़ता है। ठीक है, तो पित्त क्योंकि अपने स्थान से निकला हुआ होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता। तो जो रोगी पाचन ठीक से जिनका नहीं हो पाता है, ठीक है, आम के रोगी होते हैं, ज्वर के रोगी होते हैं, या अति स्निग्ध होते हैं, उरू स्तंभ जिसमें कफ जो है थाइस में आपने पढ़ा होगा कि वो जम रह जाता है। ठीक है, तो उसमें भी अवतर्पण कराया जाता है। स्किन डिसऑर्डर्स में
कुष्ठ में, विसर्प में, विधृति में, प्लीहा में, शिरोरोग में, गल रोग में, नेत्र रोग में, इवन शिशिर ऋतु में अवतर्पण कराया जाता है। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि शिशिर ऋतु जो हेमंत ऋतु होती है, ठीक है, उसी का सेम प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है शिशिर ऋतु में भी किया जाता है। मतलब हेमंत ऋतु में अग्नि बढ़ी हुई होती है, तो उसमें हम जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं, ठीक है, विंटर्स में हम मेवे खाते हैं, ठीक है, हैवी फूड आइटम्स खाते हैं, भृंगनीय आहार विहार लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जो अग्नि है वो हमारे शरीर की धातुओं को खाने लगेगी, ठीक है, और धातु क्षय होने लगेगा, और फिर उससे वायु के जितने वात रोग हैं वो होने लगेंगे। तो स्पेशली एडवाइस किया जाता है हेमंत ऋतु में अच्छा खाना पीना चाहिए, और सेम प्रोटोकॉल जो है फॉलो करवाया जाता है शिशिर ऋतु में। तो अक्सर हमारे जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और मतलब हमें कन्फ्यूजन होता है कि लंघन जो उपक्रम है या अवतर्पण उपक्रम है कौन से ऋतु में स्पेशली करवाया जाता है। तो उसमें हम शिशिर ऋतु ज़्यादातर मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा तो यही होता है कि हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में अच्छा खाना पीना चाहिए। लेकिन लंघन जो है स्पेशली शिशिर ऋतु में एडवाइस किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज शोधन योग्य रोगी जो होते हैं, जिनका शोधन कराना चाहिए, ठीक है, जो ओबीज होते हैं, स्थौल्य, फिर मतलब जो बलवान होते हैं, जिनका पित्त और कफ बढ़ा हुआ होता है, पाचन दीपन योग्य रोगी में यदि रोगी हीन, स्थौल्य, बल अधिकान हो तो क्षुधा एवं तृष्णा निग्रहण से चिकित्सा करें। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब कि कह सकते हैं कि युक्तिपूर्वक पेशेंट की चिकित्सा करनी है। जो रोगी बलवान हैं, जो रोगी हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, स्थूल रोगी हैं, या फिर जिनका पित्त और कफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि वात वाले रोगी का तो हम शोधन नहीं करवाएंगे, उसका वायु और बढ़ जाएगा। तो पित्त और कफ वाले रोगी जो है जिनके ये दोष बढ़े हुए हैं, उनमें हमने शोधन करवाना है। जो रोगी अति स्थूल ना हो और बलवान हो, जिसका पाचन दीपन अच्छा हो, तो ऐसे रोगी को क्षुधा से, तृष्णा से उसका अवतर्पण कराना चाहिए। ठीक है, उसको जल और भोजन थोड़ा कम देकर उसकी फास्टिंग टाइप्स करवा के उसका हमने लंघन या कह सकते हैं अवतर्पण करवाना है। अदरवाइज शोधन योग्य जो रोगी होते हैं, जो बहुत स्थूल है, बलवान है, जिनका कफ और पित्त अधिक बढ़ा हुआ है, तो उनका शोधन करवाना है। जो रोगी मध्यम बल है, दृढ़ है, ठीक है, उसकी चिकित्सा वात, आतप, आयस इनसे करनी चाहिए। ठीक है, वायु, धूप वगैरह से करनी चाहिए, जो इनको सहन कर सकते हैं। अवतर्पण योग्य रोगी में संतर्पण निषेध है। ऑब्वियसली जिसका अवतर्पण कराना है, जिसका लंघन कराना है, कोई रोगी अति स्निग्ध है तो उसमें संतर्पण हम कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जो संतर्पण जन्य रोग होते हैं, जो रोगी जिनको संतर्पण जन्य रोग होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उसमें यथा अनुसार अकॉर्डिंगली हमें अवतर्पण कराना चाहिए या कराया जा सकता है। ठीक है, जो अवतर्पण वाले रोगी हैं उनमें संतर्पण नहीं करवाना है, लेकिन जो संतर्पण जन्य रोग हैं उनमें अवतर्पण कराया जा सकता है। अति संतर्पण जन्य रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि अति स्थौल्य। ठीक है, संतर्पण का मतलब ही होता है भृंगण, तो उसमें फैट बढ़ता है, मेद धातु शरीर में बढ़ती है, तो उसमें अति स्थूलता हो जाती है, अपची हो जाती है, प्रमेय यानी कि डायबिटीज़ है, और आपने देखा होगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको कोलेस्ट्रॉल भी होगा। ठीक है, ज्वर है और उदर है, भगंदर है, कास है, संन्यास है, एंड मूत्रकृच है, आमवात है, एंड कुष्ठ रोग है। ये सारे अति संतर्पण जन्य रोग हैं। आमवात, कुष्ठ, कास, श्वास, अति स्थौल्य, अपची, प्रमेय, ज्वर। ठीक है, इनकी चिकित्सा मेद और वात श्लेष्म हर चिकित्सा करनी चाहिए। मेद, वात, श्लेष्म हर। मेद और श्लेष्म तो हरना ही है, लेकिन वायु का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे रोगी में क्या होता है कि कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कफ दोष बढ़ जाता है, मेद धातु बढ़ जाती है, जिससे उनके स्त्रोतस जो है ब्लॉक होने लगते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे वायु जो है, वायु का रास्ता रोक देते हैं, तो वायु प्रकोपित हो जाती है। तो ऐसे रोगी में हमने मेद और श्लेष्माहार चिकित्सा तो करनी है, लेकिन वात की चिकित्सा भी करनी है।
इसके बाद हम आते हैं अति स्थूलता की चिकित्सा। अति स्थूल में जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें हमने क्या द्रव्य यूज़ करने हैं, डाइट में उनको क्या देना है, हर्ब्स में उनको क्या देना है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली भी क्लिनिकल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि ये जो हर्ब्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आज की डेट में भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं अपने पेशेंट का वेट कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अति स्थूलता की चिकित्सा में सबसे पहले डाइट में आप क्या कहेंगे, यव। ठीक है, जवार के आटे की रोटी खाओ। फिर उसके बाद मूंग मूंग का सूप पी सकते हैं। मस्तू है जिसको हम मट्ठा बोलते हैं। अरिष्ट है जो आसव अरिष्ट है, कई तरीके के जो अरिष्ट होते हैं। मैंने खुद भी अपने पेशेंट को जैसे मुस्तक अरिष्ट दिया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 1 महीने में 4 से 5 किलो वेट आराम से लूज़ हो जाता है अगर मैं उसको मुस्तक अरिष्ट के साथ जैसे त्रिफला गूगल या स्पेशली मेदोहर गूगल देती हूँ। ठीक है, तो अरिष्ट है। चिंता चिंता मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लेकर बैठ जाओ, ठीक है, अपने ब्रेन को और ज़्यादा ख़राब कर लो। चिंता मतलब ये है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें ब्रेन की एक्सरसाइज हो, मेंटल लेवल पे पेशेंट की एक्सरसाइज हो जिससे उसकी कैलोरीज कम हो। ठीक है, ब्रेन गेम्स खेल सकते हो। तो मेंटल लेवल पे भी पेशेंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल लेवल के साथ साथ शोधन है। फिर रात्रि जागरण है। ठीक है, रात को आपने ऐसा नहीं है कि जैसे कि वैसे तो कहते हैं कि जल्दी सोना चाहिए जल्दी उठना चाहिए, लेकिन खा पी के सोना नहीं है। उसके बाद आपने कम से कम 1 घंटा जो है आप उसमें वॉक कर सकते हैं। उसके बाद कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सोने की सोच सकते हैं। तो रात्रि जागरण इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। और हर्ब्स में जैसे त्रिफला है, गुड़ूची है, हरीतकी है, नागरमोथा है, इन सब का चूर्ण मिक्स करके या फिर किसी एक का, जैसे अकेले त्रिफला का या अकेले नागरमोथा का या गुड़ूची का या अकेले हरीतकी का चूर्ण शहद के साथ दे सकते हैं, या फिर सबके चूर्ण को मिक्स करके शहद के साथ दे सकते हैं। रसांजन का प्रयोग कर सकते हैं। बृहत पंचमूल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो रसांजन है, बृहत पंचमूल है या गूगल है या शिलाजीत है, इन सब का सेवन जो है अग्निमंथ रस के साथ बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि शिलाजीत का सेवन या गूगल का सेवन किसके साथ किया जाता है, इसका अनुपान क्या है। तो इसका आंसर होता है अग्निमंथ रस। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अति अपतर्पण जन्य रोग, बहुत ज़्यादा लंघन, फास्टिंग ये सब करवा दिया, माना कि उसका वेट कम करना है लेकिन इतनी ज़्यादा फास्टिंग करवा दी कि उसको चक्कर आने लगे। तो उसमें कई तरीके के लक्षण आते हैं, जैसे भ्रम, जो मैंने आपको भी बताया कि चक्कर आना, अति काश्चर्य, ओवर वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का, खांसी, कास, तृष्णा, अरुचि, खाने में रुचि ही नहीं रह जाती उसको अगर बहुत ज़्यादा उसको ओवर फास्टिंग करवाएं। फिर स्नेह और अग्नि, निद्रा, ज्वर, प्रलाप, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको आने लगती है। प्रलाप करने लगता है, अत्यधिक निद्रा आने लगती है, और ज्वर, फीवर भी हो सकता है। अग्नि जो है कम हो सकती है। ठीक है, एंड इसके बाद है कि जैसे पुरीश, मूत्र ये सब कम आने शुरू हो जाएंगे। और फिर पर्व अस्थि भेदन, उसके जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को अत्यधिक अवतर्पण नहीं कराना। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस से भी इसको समझ सकते हैं कि आप कैसे इसको गैस कर सकते हैं। आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि जैसे, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को फास्टिंग करवा दी, बहुत ज़्यादा लंघन करवा दिया, एक तो उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा, शरीर में उसके जान ही नहीं रहेगी, तो फिर उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे उसको। फिर उसके बाद उसको खाने में रुचि ही नहीं रहेगी, अग्नि मंद हो जाएगी, और शरीर में उसको एनर्जी नहीं रहेगी, तो हर समय नींद आती रहेगी, तृष्णा रहेगी, खांसी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लूज़ हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई। ठीक है, और क्योंकि एक बीएमआई लेवल होता है, ठीक है, उसमें जो बॉडी मास इंडेक्स है, तो उसके अंतर्गत वेट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर वेट बिल्कुल ठीक होगा तो उसका इम्यूनिटी भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर ओवर वेट उसका कम हो चुका है तो इम्यूनिटी बेकार होगी, जल्दी से उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे, तो उसको खांसी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा वूपिंग कफ हो सकती है। और साथ में अब खाना ही नहीं खाएगा तो पुरीश कहाँ से बनेगा, तो स्टूल पास भी बहुत कम करेगा और मूत्र भी बहुत ज़्यादा कम करेगा, तो वर्चो मूत्र ग्रह। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसको प्रैक्टिकली सोच के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं जिससे आपको ये कभी भी ना भूले। अब स्थूलता और कृशता में देखा जाए तो स्थूलता से ज़्यादा कृशता श्रेष्ठ है। स्थूल व्यक्ति, फैटी लीवर की प्रॉब्लम आएगी, फैटी लीवर होगा, एसजी ओटीपीटी बढ़ेगा, ओटीपीटी बढ़ेगा तो उसको अगले
जैसे 5 या 10 साल में हार्ट अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, चाहे उसकी एज कम ही क्यों ना हो। वैसे भी हम सुनते हैं कि आजकल 35 से 40 साल की उम्र में, ठीक है, 40 साल में भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है, 35 साल के आसपास की एज में हार्ट अटैक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो ऐसे चीज़ों से अच्छा है कि कृष्णा, उसका वेट कम हो, ठीक है, एटलीस्ट वाइटल ऑर्गन्स तो उसके बचे रहेंगे, ठीक है, कृष्णा में। तो स्थूलता से कृष्णा श्रेष्ठ होती है। इस तरीके से आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आप इस तरह से कंसेप्ट्स को याद करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, आप कह लीजिए अगर आपने एलोपैथिक भी जनरल प्रैक्टिस करनी है, जीपी करनी है, तो उसमें भी इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। अब नीचे ये भी बताया हुआ है आचार्यों ने, 5000 साल पहले ही बता दिया था, जो कि आज हम रिसर्च कर रहे हैं। क्यों? क्यों स्थूलता से ज़्यादा कृष्णा श्रेष्ठ होती है? क्योंकि जो स्थूलता है इसमें मेद, ठीक है, बढ़ जाता है, अग्नि भी बढ़ जाती है, वायु भी बढ़ जाती है, क्योंकि मेद जो फैट होता है बॉडी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, वायु को प्रकुपित कर देता है, वायु को चैनल्स में से फ्री फ्लो करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि मेद से ब्लॉकेज हुई होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज हुई होती है, तो वायु वहीं पे रुक जाती है, उसका रास्ता क्लियर नहीं होता, तो वायु प्रकुपित हो जाती है। तो ठीक है, तो वायु की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है, अग्नि की भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसीलिए लंघन जो है, लंघन भृंगन इनमें अहितकर होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि मेद, अग्नि और वायु की वृद्धि से लंघन भी करवाना नहीं चाहिए। लंघन कराएंगे तो वायु और बढ़ जाएगा, ऑलरेडी वायु की वृद्धि है। भृंगन वैसे ही नहीं करा सकते क्योंकि मेद भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए स्थूलता की चिकित्सा करनी भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसमें हम लंघन भृंगन दोनों ही नहीं कर सकते। लंघन से वात और बढ़ जाएगा, भृंगन से मेद और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो कृष्णा है, इसकी चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है कि चिंता नहीं करनी, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वेट लूज़ होगा। जहाँ पे हमने चिंता करना एडवाइस किया था अति स्थूलता में, लेकिन चिंता ना करना, अचिंते हर्षणेन, खुश रहना, ध्रुवम संतर्पणेन च, तो ये संतर्पण करवाना, ये कृष्णा की चिकित्सा में कहा गया है। स्वप्न प्रसंगाश्च, स्त्री सेवन करना और स्लीप ज़्यादा लेनी, ज़्यादा सोना, कृशो वराह इव पुष्यति, वराह का मांस खाना, सूअर का मांस खाना, तो इससे उसके शरीर की पुष्टि होती है। तो अचिंत्य हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च, स्वप्न प्रसंगाश्च कृशो वराह इव पुष्यति। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये श्लोक किसके लिए है, तो ये कृष्णा की चिकित्सा के लिए है। श्लोक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से आपने इस श्लोक को समझ समझ के पढ़ना है। अचिंत्य हर्षणेन, वैसे तो 2-3 वर्ड्स अगर आप अच्छे से समझ लें तो उसी से सारे श्लोक जो है वो हमें याद आ जाता है कि ये इस कंटेक्स्ट में श्लोक कहा गया था, ठीक है। कृष्णा की चिकित्सा के लिए श्लोक कहा गया था। आप इस तरह से 4-5 वर्ड्स जो है या 2-3 वर्ड श्लोक में से अच्छे से इसको समझिए और फिर इसको ध्यान में रखिए, तो आपको अच्छे से श्लोक भी समझ आएगा और इसका रेफरेंस भी समझ आएगा। तो ये जो श्लोक है, अचिंत्य हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च, स्वप्न प्रसंगाश्च कृशो वराह इव पुष्यति, ये है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, चैप्टर नंबर 14, द्विविध उपक्रमणीय अध्याय, जहाँ पे अलग अलग उपक्रम बताए हुए हैं, ठीक है, रोगों को ठीक करने के लिए। अब सर्वश्रेष्ठ भृंगण क्या है? मांस। स्थूलता की चिकित्सा में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट्स जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। स्थूलता की चिकित्सा गुरु और अपतर्पण, ठीक है, और कृष्णा की चिकित्सा लघु और संतर्पण। स्थूलता की चिकित्सा पहले गुरु द्रव्य प्रयोग कराने हैं, फिर उसके बाद अपतर्पण करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्थूल व्यक्तियों में मेद के साथ साथ वायु भी ज़्यादा होती है, अग्नि भी ज़्यादा होती है, तो उसको गुरु द्रव्य जो है देने पड़ेंगे ताकि उसकी अग्नि भी शांत हो और वायु भी शांत हो। फिर उसके बाद हमने मेद का ट्रीटमेंट देना है, तो बाद में अपतर्पण द्रव्य देंगे। कृष्णा की चिकित्सा में पहले हमने लघु द्रव्य देने हैं, ठीक है, और फिर बाद में संतर्पण करना है। तो गुरु अपतर्पण फॉर स्थूलता चिकित्सा, लघु संतर्पण फॉर कृष्णा चिकित्सा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है मैं चाहे तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा लंबा खींचने का मतलब है कि कंसेप्ट जो है वो माइंड में रहना चाहिए। कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता, क्योंकि रट्टा मारना है तो ऐसे 10 लाइनें तो है नहीं जो आप रट्टा मार लेंगे। बहुत सारा सिलेबस है, कंसेप्ट समझेंगे तो
उसी टाइम जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा और उसी टाइम आप करेक्ट आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसको प्रैक्टिकली कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आपने मरीज़ को देखना है तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे हम कंपेयर करके पेशेंट पे प्रयोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, मेरा एक ही फंडा है कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो आपका टॉप रैंक कहीं भी नहीं जाएगा। धन्यवाद।